अच्छा, प्रोस्टेट जो है ये ग्लैंड है जो कि ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसमें से यूरेथ्रा की ट्यूब भी पास होती है और उससे यूरिन पास होता है। ठीक है, तो ये मेल्स में प्रेजेंट होती है ग्लैंड, और ये मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इसका पाया जाता है मेल्स में। ठीक है, तो 95% ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं ना, वो इसकी जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं एडिनोकार्सिनोमास, उसका होता है। और ये स्टार्ट होता है पहले बाहर वाली रीजन से। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बाल, लेट सपोज बाल है ना, इसके दरमियान से एक ट्यूब पास हुई है जिसमें से यूरिन पास होता है। तो ये बाल की जो बाहर वाली सरफेस है, पहले ये इफेक्ट होती है कैंसर से, फिर इसके बाद ये अंदर की तरफ जाता है और ट्यूब तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? एज, एज जैसे ही ज़्यादा होती है उसके साथ रिस्क और भी ज़्यादा हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर के। इसके अलावा अफ्रीकन अमेरिकन रेस में ही कॉमन है। हाई फैट डाइट जो लोग करते हैं, अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो वो हो सकता है, बच्चों को भी। इसके अलावा हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का जिन लोगों का एक्सपोजर होता है, जैसे फार्मिंग हो गई, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है कोई, तो उनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टार्ट में जब ये कैंसर हो लग जाता है प्रोस्टेट को, तो इसके साइंस और सिम्टम्स नहीं होते, एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, और ये डीपली डीपली अंदर की तरफ जाता है। जब अंदर जब जा रहा होता है, तो सेंट्रली जब मूव कर रहा होता है कैंसर, तो फिर जो है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। तो ये सिम्टम्स काफ़ी लेट आते हैं, जब जब तक अंदर जाता है ना, तो तब तक ये मेटास्टेसिस भी इसकी हो जाती है, इतने टाइम तक, ये जितनी देर में अंदर की तरफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज करता है। तो इसके अलावा ये कैंसर जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन काज कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वॉइडिंग होती है, उसमें डिफ़िकल्टी होती है, मतलब यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, डिसयूरिया। इसके अलावा यूरिनरी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। सही है। एडवांस स्टेजेस में क्या होता है? मेटास्टेसिस हो जाती है, जैसे मैंने बताया, जब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का असर होता है, बस वो एडवांस स्टेजेस उसके शुरू होने हो जाते हैं, मेटास्टेसिस वही होती है। तो उसकी वजह से बोन पेन होता है, वर्टिब्रल बॉडीज़ को ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करता है कैंसर। इसके अलावा पेल्विस, लॉन्ग बोन्स इन लेग, और साथ ही साथ वेट लॉस भी होता है कैंसर की वजह से ना। तो वर्टिब्रल मेटास्टेसिस जो है ना, बड़े बूढ़े लोगों में जब होता है इसकी वजह से, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से, तो उनको लो बैक पेन उसकी वजह से होता है। तो ये हो गया। अच्छा, तो हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बता दिया, इसके क्लिनिकल फीचर्स भी बता दिए। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेगी, बंदे को कैसे, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को प्रोस्टेट कैंसर है? तो इसके लिए हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी कर सकते हैं। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल ये उंगलियों को कहते हैं, डिजिट्स। ठीक है, रेक्टल, रेक्टम रीजन को कहते हैं। उसके थ्रू जब फिंगर इंसर्ट करके इसको पालपेट करते हैं, नॉर्मली ये सॉफ्ट होता है। सही है, थिनार एमिनेंस जिस तरह की होती है ना, ये हैंड की जो वो पाल्मर सरफेस में जो ये गोश्त है, इसकी तरह नरम होता है। लेकिन ये अगर सख्त फील हो, नकल की तरह, जिस तरह आपके ये नकल्स हो गए, तो या इसमें इंड्यूरेशन हुई हो, या एसिमेट्री हो, ये एक तरफ नोड्यूल्स सा आपको फील हो, तो ये हो सकता है इस बंदे को कैंसर हो। तो इसके लिए हमें फिर बायोप्सी करनी पड़ती है। सही है, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी। इसके अलावा जो है, अगर जब तक ये पाल्पेबल होता है, ये जो कैंसर जब तक पाल्पेबल होता है, ये जब आप इसको रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू जब आप पाल्पेट कर सकते हैं, तो तब तक ये, मतलब ये डिजीज़ प्रोग्रेस हुई हुई है, तभी आप पाल्पेट कर सक रहे हैं। तो उस केस में जो है ये डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है, मतलब प्रोस्टेट के आपस इर्द गिर्द जो जगह है उधर तक स्प्रेड हो जाती है ये कैंसर। सही है। तो इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर रूटीनली स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो है वो कम है। इसके अलावा जो है, ये कैंसर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि पीएसए बाज़ औक़ात ये प्रोस्टेट मसाज के साथ भी जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा नीडल बायोप्सी या सिस्टोस्कोपी, बीपीएच हो गया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया एडवांस एज, इसमें पीएसए लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम लोग स्पेसिफिक बनाने के लिए, कि हमें पता चले कि पीएसए के थ्रू कैंसर उस पेशेंट को है कि नहीं, क्योंकि कैंसर में भी, इसके कैंसर में भी पीएसए ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, मैंने बताया कि एज के साथ भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसके, सबसे पहले एज को देखें उस पेशेंट की, और फिर उसके मुताबिक चेक करें कि पीएसए उस एज से ज़्यादा है कि नहीं है। इसके अलावा पीएसए वेलोसिटी, मतलब एक साल के अंदर या वक्त में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, पीएसए जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है या सेम है, ये चेक करें। इसके अलावा फ्री और प्रोटीन बाउंड, जो कैंसर वाला होता है ना, प्रोस्टेट कैंसर की वजह से जो पीएसए रिलीज़ होता है, वो ज़्यादातर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, जबकि जो नॉर्मली पीएसए रिलीज़ होता है प्रोस्टेट से, तो वो जो होता है फ्रीली सर्कुलेटिंग होता है सीरम प्लाज्मा में। सही है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि वो या तो प्रोटीन बाउंड है कि नहीं।
इसके अलावा पीएसए की डेंसिटी चेक करते हैं, प्रोस्टेट को देखते हैं कि प्रोस्टेट छोटा है कि बड़ा है और उसके मुकाबले ज़्यादा पीएसए तो नहीं रिलीज़ हो रहा। तो इन चीज़ों के थ्रू हम लोग जब चेक करते हैं तो हम लोगों को अंदाज़ा हो सकता है अच्छा ये कैंसर की वजह से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बात बताई हुई है, अगर जितना हाई होगा पीएसए उतना ज़्यादा रिस्क है कैंसर का, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड विद बायोप्सी कब करते हैं, इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ। इधर ये पहले इस पे आ जाए, ये जो टेबल है इसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का बताया हुआ है कि अगर उसका लेवल जो है नॉर्मली कम होना चाहिए, लेकिन अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमें कैंसर हो सकता है, इसे कैंसर हो, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। तो इस केस में हम लोग अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की फिर ज़रूरत नहीं रहती। अगर हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन स्टार्ट में करें और वो एबनॉर्मल है तो फिर हमें पीएसए की ज़रूरत नहीं रहती, हम फिर भी अल्ट्रासाउंड और बायोस्कोपी बायोप्सी डायरेक्ट कर लेते हैं। सही हो गया। अगर पीएसए लेस देन 4 है, 4 भी से कम भी जो है ना, चांसेस है कि इसको आगे फ्यूचर में कैंसर हो जाए। तो इस और डीआरई नेगेटिव आ रहा है उस टाइम, तो उसको एनुअल फॉलोअप के लिए भेज देते हैं कि अभी आप फिर से अगले साल आए और चेक कराएं। अगर पीएसए 4.1 से 10 तक आ रहा है और डीआरई नेगेटिव आ रहा है तो बायोप्सी इसमें केस में करते हैं। सही है, तो ये पता चल गया है। तो अब ये देखते हैं अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी कब करते हैं। बायोप्सी को आपको बार बार करना पड़ता है क्योंकि बायोप्सी में इसमें थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और प्रोस्टेट किसी भी साइड में हो सकता है, तो बार बार आप करते हैं ताकि डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप कर सकें। पीएसए के लेवल अगर 10 से ज़्यादा आ रहा है तो वही बात हुई। तो इसके अलावा पीएसए की वेलोसिटी देखिए 0.75 पर ईयर से ज़्यादा आ रही है तो फिर भी हमें अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन है ये, तो अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करनी पड़ती है। इसके अलावा और स्कैन्स कर सकते हैं हम, बोन स्कैन जैसे हो गए, रेडियोग्राफ ऑफ पेल्विस हो गया, स्पाइन हो गया, ताकि मेटास्टेसिस तो नहीं हुई, तो वो एडवांस स्टेजेस में फिर हम करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर ये आप देख लीजिए, स्टार्ट में जो है नॉन पल्पेबल होता है स्टेज ए में, और सिर्फ प्रोस्टेट तक ही कैंसर महदूद होता है। जब पल्पेबल नोड्यूल होता है ना, जैसे वो मैंने बताया 60 to 70% ऑफ केसेस में जब पल्पेबल नोड्यूल आप पल्पेट कर लेते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में, तो वो उसमें ज़्यादातर जो है वो कैंसर जो है प्रोस्टेट से आगे की तरफ गया होता है, एडवांस हुआ होता है। स्टेज सी में जो है ना एक्सटेंड बियॉन्ड कैप्सूल विदाउट मेटास्टेसिस, और स्टेज सी डी में जो है मेटास्टेटिक डिजीज़। स्टेज सी में ज़्यादातर हम पालपेट करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है अगर लोकलाइज डिजीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट से पहले एक बात बता दूं कि प्रोस्टेट के जो कैंसर के सेल्स होते हैं, कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। अगर उसको टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलता तो वो ख़त्म हो जाते हैं। सही है। तो लोकलाइज डिजीज़ जो कि सिर्फ प्रोस्टेट में कैंसर, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट को ही सिर्फ अभी अफेक्ट किया हुआ है और कहीं और नहीं गया, कैंसर स्प्रेड नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करते हैं, प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं उस स्पेसिफिक पार्ट को, ठीक है। लेकिन अगर एज पेशेंट की बहुत ज़्यादा है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है कि अभी इसका इतना टाइम नहीं रहता, तो बस उसमें फिर क्या करते हैं उस केस में फिर, और पेशेंट जो है एसिम्टोमेटिक है, उसको मसला नहीं है, तो उस केस में फिर हम कुछ नहीं करते, उसमें सर्जरी नहीं करते और वेट करते हैं। सही हो गया। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है प्रोस्टेट रिमूवल की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा अगर लोकली इन्वेजिव डिजीज़ हुई है, मतलब प्रोस्टेट से थोड़ा सा साइडों पे जो टिश्यूज़ है उधर ये कैंसर स्प्रेड हुआ है, मेटास्टेसिस नहीं हुई। मेटास्टेसिस कब होता है, जब हिमेटोजेनस स्प्रेड हो कैंसर की, या फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड हो, तो तब मेटास्टेटिक डिजीज़ कहलाता है। तो ये सिर्फ प्रोस्टेट के नज़दीकी जो टिश्यूज़ है उसको जब अफेक्ट करता है तो उस टाइम क्या करते हैं, रेडिएशन प्लस एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी। सही है। मैंने बताया कि एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन भी आता है, एंड्रोजन जब हम उसे नहीं देते तो उसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है उसकी। मेटास्टेटिक डिजीज़ में क्या करते हैं, ये तो अब स्प्रेड हो गया हर एक जगह पे, तो इस केस में सिर्फ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन को हम कम कर सकते हैं। किस तरह कम कर सकते हैं, टेस्टिस को रिमूव करते हैं। टेस्टिस को रिमूव करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा एंटी एंड्रोजन दे सकते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू जो है ये इनडायरेक्टली सप्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन कम बन सकते हैं। इसके अलावा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्टली उसके एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इतना रिलीज़ नहीं करेगा। तो इसके थ्रू इसको जो है ट्रीटमेंट दी जा सकती है।